हम सेंचुरी से देखते आ रहे हैं कि लोग खाना अपने कल्चरल एस्पेक्ट्स, अपने रिलीजियस बिलीव्स और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के अकॉर्डिंग ही खाते हैं। ये वो जनरेशन्स थी जो वन ऑफ द मोस्ट हेल्दीएस्ट एंड फिटेस्ट जनरेशन्स में आती है, जैसा कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर हमारे खुद के पेरेंट्स। ये जनरेशन्स खाना बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में भी खाती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये लोग इतने फिट और इतने हेल्दी थे, पर हमारी जनरेशन ऐसी नहीं है। हमें इस बात को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देना पड़ेगा कि ये वो जनरेशन थी जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा थी। ये बहुत ही ज़्यादा लंबे वॉक्स पे जाया करते थे, अपने खेतों में काम किया करते थे और ऐसे बहुत सारे काम। पर हमारी जनरेशन ऐसी नहीं है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के होते और चीप गुड्स और लेबर मिलने के कारण हमारा जो फिज़िकल एक्टिविटी था वो और भी ज़्यादा रिड्यूस होता गया। इसके साथ साथ जो हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस थे उनमें कभी भी फिटनेस और लाइफस्टाइल के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर नहीं किया गया या उन्हें प्रमोट भी नहीं किया गया। बहरहाल कुछ कॉलेजेस या स्कूल्स में थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स को तवज्जो दिया जाता है, पर नॉट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। और ये प्राइमरी रीज़न रहा कि हमारी जनरेशन इतनी ज़्यादा अनफिट और इतनी ज़्यादा अनहेल्दी होती जा रही है। तो जैसे जैसे लोग और भी ज़्यादा अनफिट और अनहेल्दी होते गए, हमारे कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड कोचेज़ ने ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी लोगों को बेवकूफ़ बनाने की सडनली। ये वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड कोचेज़ हैं जिन्होंने कभी न्यूट्रिशन या एक्सरसाइज साइंस की पढ़ाई भी नहीं की, पर इन्हें अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल गई थी। इन्हें खुद को मार्केट करना बहुत अच्छा आता था और इंडिया में स्पेशली जो ये हेल्थ कोचेज़ थे जो वेस्ट से इन्फ्लुएंस हुए थे या वेस्ट की पढ़ाई थोड़ी बहुत कर ली थी, उन्होंने सडनली इंडिया में एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश की, क्योंकि इन्होंने देख लिया था कि लोग सडनली हेल्थ और लाइफस्टाइल के चेंजेस को लेके बहुत ही ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, बहुत इंटरेस्टेड है अपनी लाइफस्टाइल को और हेल्दी बनाने में। तो इन्होंने फटाफट से लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू किया और उन्हें ऐसे वादे किए कि वो सडनली बहुत ज़्यादा किलोज़ लूज़ कर देंगे या एक बहुत ही ज़्यादा फिट और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने लग जाएंगे। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि अभी भी 95% ऑफ द पीपल अपनी डाइट्स पे फेल कर रहे हैं या अपने हेल्थ गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे? हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब हम न्यूट्रिशन को पढ़ते हैं तो हम न्यूट्रिशन को एज अ होल पढ़ते हैं। हम कभी भी किसी एक कल्चर को उठा के किसी दूसरे कल्चर के लाइफस्टाइल में इनकलकेट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान है जो ऑफिस गोइंग है तो हम उसे एक पर्टिकुलर ऐसा डाइट पैटर्न नहीं दे सकते जिसमें उसे फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है, बिकॉज़ वो उसके लिए फिजिबल नहीं होगा। इसलिए जब भी हमें न्यूट्रिशन को देखना होता है तो हमें इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग देखना होता है। हमें ये भी मद्देनज़र रखना पड़ता है कि उसके कल्चरल एस्पेक्ट्स क्या है, कि उसके घर में खाने को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, उसके कल्चर में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उनके रिलीजियस बिलीव्स क्या है, उनके रिलीजन में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो उन्हें खाना अलाउड ना हो या उन्हें किसी पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर तरीके से खाया जाता हो। तो हम कभी भी न्यूट्रिशन को सिर्फ एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग डिज़ाइन नहीं कर सकते पूरी कम्युनिटी के लिए। हमें हर इंडिविजुअल के लिए अलग से उसे डिज़ाइन करना पड़ता है, जिसे हम पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशनल डाइट पैटर्न कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान है जो कि नॉर्थ रीजन में रहता है तो उसका मोस्टली ब्रेकफास्ट कोई रोटी, पराठा या ऐसी कोई चीज़ अलॉन्ग विद चाय जिसे वो दही या अचार के साथ खाता है और उस रोटी पे घी, तेल, बटर या कुछ भी लगा के उसे खाता है मोस्टली। अब सडनली आप ऐसे इंसान को म्यूसली, ओट्स या ब्राउन ब्रेड देने लग जाएंगे तो उसे खा तो पाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली वो उस पर गिव अप कर देगा और वो अपने फिटनेस गोल पे पहुंच नहीं पाएगा। तो फिर ऐसी डाइट का फ़ायदा ही क्या है? हम क्यों एक ऐसी डाइट को कंज्यूम करें जिसे हम बहुत ज़्यादा देर तक सस्टेन ही नहीं कर सकते? वाई शुड वी नॉट स्टिक टू द डाइट्स जो हमारी कल्चर में बहुत ज़्यादा सालों से, हज़ारों सालों से यूज़ हो रही है और लोग उसे खा के अभी तक बहुत ही फिट और हेल्दी रहे हैं? तो अगर हम इतना हेल्दी खाना खा रहे हैं, हम अभी भी अनफिट क्यों हैं? कहीं ना कहीं तो हम गलती कर रहे होंगे। बिल्कुल, जब भी हम अनफिट होने की बात करते हैं तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द फूड वी कंज्यूम। आपको इस बात का बहुत ही ध्यान रखना होगा कि आप अगर हेल्दी खा भी रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए। एक बड़ा ही सिंपल तरीका होता है इसको डिफ़ाइन करने का कि हम फ़ैट को गेन कैसे करते हैं और फैट को हम बर्न कैसे करते हैं।
अगर जितना आप खा रहे हैं उससे ज़्यादा आप बर्न करते हैं तो अल्टीमेटली आप फैट को बर्न करेंगे, और जितना आप खा रहे हैं अगर उससे कम आप बर्न कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आप फैट गेन ही करेंगे, बिकॉज ये बॉडी का मैकेनिज्म है। हमारी बॉडी इज़ सपोज टू स्टोर जो हम बर्न नहीं कर पाए। अब जो क्वांटिटी ऑफ फूड है हम उसे चेक में कैसे रख सकते हैं, तो मेरी नज़र में इसके प्राइमरी 2 तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो कैलोरी काउंटिंग का है, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका है, पर मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही स्टूपिड तरीका है। कैलोरी काउंटिंग के लिए आपको हर फूड को वेइंग स्केल पे रख के उसका वेट देखना पड़ेगा, और फिर किसी ऐप को खोल के उस अमाउंट ऑफ वेट को डाल के उसकी कैलोरीज निकल जाएंगी, जिससे आप अपने बेसिक मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं अगर आपको गेन करना है या रिड्यूस करना है। पर ये तरीका बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं है और आप इसे लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हेल्थ एंड फिटनेस की जब हम बात करते हैं या लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं तो वो सस्टेनेबिलिटी पे आधारित होता है। हम उस चीज़ को सस्टेन कर पाएँ लाइफ लॉन्ग, हमारा यही मोटिव है। तो जो दूसरा तरीका है वो मेरी नज़र में सबसे अच्छा तरीका है, और वो यही तरीका है जो हम सेंचुरी से यूज़ करते आ रहे हैं। इनफैक्ट सिर्फ हम इंडियंस ही नहीं, पूरा वर्ल्ड उसे सेंचुरी से यूज़ करता आ रहा है। वो तरीका है खुद को मिरर में देखने का। ओवर द टाइम जब हम खाना खा रहे हैं तो अगर आप थोड़ा सा बढ़ाते हैं खाने को, अगर आपको गेन करना है तो आप मिरर में चेक करते हैं कि मैं साइज़ गेन कर रहा हूँ या नहीं, गिवन कि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। या फिर अगर आप खाने को रिड्यूस कर रहे हैं तो आप मिरर में ही चेक करेंगे कि आपका बॉडी फैट या जो भी आप लूज़ करना चाहें वो कम हो भी रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल मोस्टली यहाँ पे जो लोग हैं वो वेस्ट साइज से कंसर्न रहते हैं, तो हम अगर रिड्यूस कर रहे हैं वो भी हम मिरर में देख सकते हैं। जब हम फूड क्वांटिटी को चेक रखने की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें मद्देनज़र रखना होगा, जो कि है कि हम ओवर ईट ना करें। अब ओवर ईट ना करने के 2 स्टेप्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, और ये काफ़ी लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड ओवर फॉलो करते हैं और काफ़ी फ़ायदेमंद कॉन्सेप्ट है। तो जो पहली चीज़ जो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि धीरे खाना खाओ। धीरे खाना खाने का मेन रीज़न ये है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो इतनी जल्दी इस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाता कि हम कितना खाना खा चुके हैं। जो हमारा स्टमक है उसे हमारे ब्रेन तक ये सिग्नल सेंड करने में कुछ टाइम लगता है। इसीलिए अगर आप स्लो खाना खाते हैं तो आप धीरे धीरे ब्रेन को सिग्नल कर सकते हैं कि मैं कितने % तक फुल हो चुका हूँ। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है या जो दूसरा स्टेप है उसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, जो कि एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं हारा हचीबू। ये वो कॉन्सेप्ट है जो जापान की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिविंग कम्युनिटी यूज़ करती थी। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम तब तक ही खाना खाते हैं जब तक हम 80% तक फुल हो जाते हैं। वी डू नॉट ईट मोर दैन व्हेन वी आर 80% फुल। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम कभी भी ओवर ईट नहीं करेंगे, एंड ऑल्सो गिवन कि हम बहुत ही स्लो खाना खा रहे हैं ताकि हमें पता भी चल पाए कि हम 80% तक फुल कब हुए हैं। अब इसे फॉलो करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, पर धीरे धीरे यू विल ग्रो हैबिचुअल अबाउट इट। अब जो आखिरी चीज़ है जिसका हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए वो है द क्वालिटी ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जितने भी रिफाइंड फूड्स मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो रिफाइंड ऑयल्स हो, वो मैदा हो, वो चिप्स हों, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो, कैंड जूसेस हों या फिर कैंडीज़ हो, हमें इन सबको जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हमारा कभी भी मन करे कि आप समोसे या पकोड़े खाना चाहते हैं तो आप उन्हें घर पे ही बना सकते हैं, सरसों के तेल में, कोकोनट ऑयल में या ग्राउंडनट ऑयल में। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप रिफाइंड ऑयल यूज़ ना करें। आप सिर्फ वही ऑयल यूज़ करें जो कोल्ड प्रेस्ड हो या फिर कच्ची घानी से निकला हुआ हो। तो इस वीडियो में हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं और अपनी हेल्थ और फिटनेस की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और कल्टिवेटिंग लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।